नमस्कार। संदन द्वारा प्रस्तुत इस कार्यक्रम में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। मेरा नाम प्रियंका शाह है और मैं एस.के. पटेल इंस्टीट्यूट में लेक्चरर हूँ। आज का हमारा टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम इंट्रोडक्शन 2। इंट्रोडक्शन 1 में हमने देखा कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम हमें क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करती है, ऑपरेटिंग सिस्टम के कितने टाइप्स हैं और मार्केट में अभी कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम्स अवेलेबल हैं। सो ये हमने फर्स्ट सेशन में देखा। आज हम देखेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इंटरनली किस तरह से काम करती है, किस तरह से वो सर्विसेज प्रोवाइड करती है। सो अभी तक हमने देखा कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम अगेन इट्स अ सेट ऑफ सिस्टम प्रोग्राम्स। सिस्टम प्रोग्राम के बारे में भी हमने देखा था और प्रोग्राम के बारे में भी हमने देखा था। तो सेट ऑफ प्रोग्राम्स को अगर हम कंबाइन करते हैं, उसका अगर हम सेट बनाते हैं तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनता है। सो ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरनली के कौन कौन सी चीज़ें मैनेज करता है और क्या क्या मैनेज करता है, तो आज हम देखेंगे उसकी मेन एक्टिविटीज़ क्या है। सो ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है प्रोसेस को, आपकी फाइल्स को, आपके प्रोग्राम्स को, आपकी मेमोरी को, इनपुट आउटपुट डिवाइस को। तो ये सारी चीज़ें मैनेज करता है। अब वो इंटरनली किस तरह से मैनेज करता है वो आज हम देखेंगे। अगर पहले हम उसके एक्टिविटीज़ की तरफ ध्यान दें तो हम देख सकते हैं कि उसकी मेन एक्टिविटीज़ हैं प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, डिस्क मैनेजमेंट एंड आईओ डिवाइस मैनेजमेंट। ठीक है। सो हर एक एक्टिविटीज़ के बारे में आज हम देखेंगे कि वो किस तरह से हर एक चीज़ को मैनेज करता है। जैसे हमें पता है कि हम जब कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम की सिस्टम प्रोग्राम्स जितने भी हैं वो सारे लोड होते हैं मेन मेमोरी के अंदर। तो ये सारे प्रोग्राम्स इंटरनली किस तरह से मैनेज करते हैं ये सारी एक्टिविटीज़ को। तो पहले हम जाते हैं प्रोसेस मैनेजमेंट की तरफ। तो प्रोसेस मैनेजमेंट क्या है? तो प्रोसेस का मीनिंग होता है कि आपके प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन पार्ट, या तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि प्रोग्राम का एक पार्ट। अब जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था एक प्रोग्राम, जैसे मैंने एक सी में प्रोग्राम बनाया था a+b=c, मतलब कि दो वैल्यूज़ का मुझे एडिशन करना था। अब ये प्रोग्राम बनाने के लिए हमने क्या किया था, सेट ऑफ द इंस्ट्रक्शंस लिखी थी और उस इंस्ट्रक्शन को हमने एग्जीक्यूट करवाया था। अब यहाँ पे ये जो प्रोग्राम हमने बनाया था वो हमने बनाया था प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी के द्वारा। अब ये प्रोग्राम जब हम एग्जीक्यूट करते हैं तो इंटरनली सिस्टम क्या करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम उस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग टू प्रोसेस जनरेट करेगा और क्रिएट करेगा। सो प्रोसेस का मीनिंग होता है कि प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन जब होता है उसको हम बोलते हैं प्रोसेस, या तो प्रोग्राम का एक पार्ट। अब हम अगर उसके डेफिनेशन की तरफ जाएं तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस को किस तरह से मैनेज करेगा। तो प्रोसेस जो है उसको क्रिएट भी करता है, डिलीट भी करेगा, उसको मैनेज भी करेगा, अब उसको एग्जीक्यूट भी करेगा। अब किस तरह से करता है, देखो एक प्रोग्राम अगर हम लेते हैं, फॉर एग्जांपल एक प्रोग्राम लेते हैं, ठीक है। हमने एक प्रोग्राम बना दिया है दैट इज़ a+b=c, मतलब दो वैल्यूज़ का मुझे एडिशन करना है। अब ये दोनों वैल्यूज़, मतलब ये पूरा प्रोग्राम पहले हमारे पास हमने स्टोर कर दिया है सी ड्राइव के अंदर। तो अब ऐसा बोल सकते हैं कि ये हमारा प्रोग्राम सेकेंडरी मेमोरी में है, ठीक है। अब जब भी हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं तो वो पहले सेकेंडरी मेमोरी में से कहाँ पे आएगा, मेन मेमोरी के अंदर, ठीक है। और मेरे ख्याल से आपको पता है कि सेकेंडरी मेमोरी और मेन मेमोरी के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। तो हमारे सारे फाइल्स और सारे प्रोग्राम्स पहले होते हैं सेकेंडरी मेमोरी के अंदर। अब जब भी हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे तो वो मेन मेमोरी के अंदर आएंगे, और वो जो आते हैं मतलब कि सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में जब भी प्रोग्राम कॉल करते हैं या जब भी प्रोग्राम मूव होता है तो उसको हम बोलते हैं स्वैप इन प्रोसेस, ठीक है। तो ये कौन करेगा, ये स्वैप इन प्रोसेस करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब जो भी प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट है वो सारे प्रोग्राम्स को कॉल करवाता है सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी के अंदर, और ये मेन टास्क करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। अब जब मेन मेमोरी में हमारा प्रोग्राम आ जाता है तब यहाँ पे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है। अब हमें तो एग्जीक्यूशन के दौरान तो वो नंबर ऑफ प्रोसेसेस क्रिएट करेगा। अब प्रोसेसेस में भी यहाँ पे दो पार्ट है, यूज़र प्रोसेस एंड सिस्टम प्रोसेस।
तो पहले हम देख लेते हैं कि यूज़र प्रोसेस क्या है और सिस्टम प्रोसेस क्या है। प्रोसेसेस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, यूज़र प्रोसेस एंड सिस्टम प्रोसेस। यूज़र प्रोसेस मतलब कि जो यूज़र प्रोग्राम के रिलेटेड प्रोसेसेस हैं, मतलब कि जब भी, जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि आप कंप्यूटर के साथ जब इंटरेक्ट कर रहे हो तब जो भी यूज़र प्रोग्राम के साथ, मतलब जो भी प्रोग्राम के साथ जो आपने बनाए हैं वो प्रोग्राम के साथ इंटरेक्ट करते हो, तो उसकी जो प्रोसेसेस है उसको हम बोलते हैं यूज़र प्रोसेस। और दूसरी है सिस्टम प्रोसेस। तो सिस्टम प्रोसेस किसको बोलेंगे कि आपके सिस्टम को मैनेज करने के लिए, आपके सिस्टम की जो ऑपरेशंस हैं उसको मैनेज करने के लिए जो भी प्रोसेसेस है उसको हम बोलते हैं सिस्टम प्रोसेस। इसका मीनिंग ये हो रहा है कि जैसे हमने दो प्रोग्राम्स देखे थे, एक तो एप्लीकेशन प्रोग्राम और सिस्टम प्रोग्राम। तो सिस्टम प्रोग्राम की जो भी प्रोसेसेस है उसको हम बोलेंगे यूज़र सिस्टम प्रोसेस, और यूज़र प्रोग्राम की जितनी भी प्रोसेसेस है उसको हम बोलेंगे यूज़र प्रोसेस। अब ये दोनों पार्ट में, ये दोनों जो प्रोसेसेस है उसको मैनेज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। अब अगर हम यहाँ यूज़र प्रोसेस की बात करूँ तो पहले हम देख लेते हैं कि प्रोसेस और प्रोग्राम में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया कि प्रोग्राम आपका रिसाइड होता है, मतलब कि प्रोग्राम स्टोर होता है सेकेंडरी मेमोरी के अंदर। ठीक है, जब आप उसको एग्जीक्यूट करते हो तब नंबर ऑफ प्रोसेसेस जनरेट होती हैं। तो अब वो प्रोसेसेस कहाँ पे जनरेट होगी? मेन मेमोरी के अंदर। तो पहला अगर हम डिफरेंस देखने जाए तो पहला डिफरेंस है कि आपका प्रोग्राम होता है सेकेंडरी मेमोरी के अंदर, और आपकी जो प्रोसेसेस है यूज़र प्रोसेसेस वो होती है मेन मेमोरी के अंदर। ठीक है, अगर उन दोनों को डिफाइन करें तो डिफाइन में हम ऐसा बोल सकते हैं कि प्रोग्राम प्रोसेसेस, सेट ऑफ द प्रोसेसेस अगर हम कंबाइन करें तो हमारा एक प्रोग्राम बनता है। ठीक है, और प्रोसेस का मीनिंग होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। सो यहाँ पे प्रोग्राम में भी हमने ऐसी डेफिनेशन देखी थी कि भाई सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को भी हम प्रोग्राम बोल सकते हैं, और प्रोसेस में भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस बोल सकते हैं। बट प्रोग्राम में नंबर ऑफ प्रोसेसेस होती है और सिंगल प्रोसेस में सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती है, और वो सिर्फ उसी प्रोसेस की होगी। अब जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि जब हम प्रोग्राम क्रिएट करते हैं एट दैट टाइम प्रोग्राम स्टोर होता है सेकेंडरी मेमोरी के अंदर, तो उसको हम बोलते हैं प्रोग्राम। और जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तब ऑपरेटिंग सिस्टम नंबर ऑफ प्रोसेसेस को जनरेट करेगा, क्रिएट करेगा, और वो क्रिएट करेगा मेन मेमोरी के अंदर। अब यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे एक प्रोग्राम बताया a+b=c, दो वैल्यूज़ का एडिशन। अब जब भी मैं उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर देती हूँ तब उसके रिलेटेड जितनी भी प्रोसेसेस थी वो क्या हो जाएगी? डिलीट हो जाएगी। ठीक है, सो प्रोसेस का लाइफ टाइम कब तक रहेगा? जब तक हम उसको एग्जीक्यूट कर देते हैं तब तक। जब एग्जीक्यूशन उसका कंप्लीट हो जाता है उसका मीनिंग ये होता है कि उसका जो टास्क है वो कंप्लीट हो गया है, और अब वो उसका जो लाइफ टाइम है, मतलब कि प्रोसेसेस क्या हो जाएगी? डिलीट हो जाएगी। और प्रोग्राम कब डिलीट नहीं कब जब तक रहेगा जब तक हम डिलीट ना करें, मतलब कि जब हम डिलीट करेंगे तभी प्रोग्राम सेकेंडरी मेमोरी के अंदर अंदर से चला जाएगा, अदरवाइज तब तक प्रोग्राम सेकेंडरी मेमोरी के अंदर रहेगा। मतलब कि प्रोग्राम हम खुद ना चाहे तब तक रहेगा, और प्रोसेस जब उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाता है तब प्रोसेस टर्मिनेट हो जाती है। मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेसेस को मैनेज करने के लिए वो क्या करता है? एक प्रोसेस टेबल होता है। अब प्रोसेस टेबल में जो भी यूज़र प्रोग्राम के साथ आप इंटरेक्ट कर रहे हो, काम कर रहे हो, वो सारे यूज़र प्रोसेसेस का लिस्ट आउट एक प्रोसेस टेबल के अंदर होता है, और वो प्रोसेस टेबल के अंदर सारे प्रोसेस का लिस्ट आउट होता है। अब जैसे जैसे प्रोसेस क्रिएट होती जाएगी वैसे वैसे उस टेबल के अंदर एंट्री होती जाएगी। जैसे टर्मिनेट हो जाएगा, मतलब प्रोसेस टर्मिनेट कब होगा? जब उसका टास्क कंप्लीट होगा। तो जब टर्मिनेट होगा एट दैट टाइम हम ऐसा बोल सकते हैं कि प्रोसेस की एंट्री जो थी वो प्रोसेस टेबल में से निकल जाएगी। अब अगर दूसरा एक एग्जांपल देखें कि अगर ये सारी प्रोसेसेस मुझे देखनी है तो मैं कहाँ से देखूँगी? तो अगर आप कंप्यूटर के आगे बैठे हो या पीसी के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो, तो अगर अगेन मैं बोल दूँ कि जो हमारा टास्क मैनेजर होता है, ठीक है, अब टास्क मैनेजर पे किस तरह से जाएंगे? जब आप कंप्यूटर में Ctrl+Alt+Delete करेंगे तब एक टास्क मैनेजर ओपन होगा, और वो टास्क मैनेजर में हमें एक टैब पैनल दिखाएगा। लाइक प्रोसेसेस है, CPU यूटिलाइजेशन है, वो सब कुछ टैब पैनल में दिखाया है। अब उसमें एक ऑप्शन है प्रोसेसेस का।
तो उस प्रोसेसेस में सारे प्रोसेसेस जो अभी करंटली मैनेज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, वो सारे प्रोसेसेस का लिस्ट आउट होता है उस प्रोसेस टेबल के अंदर। सो यहाँ पे प्रोसेस टेबल यूज़र प्रोसेस भी होती है और सिस्टम प्रोसेस भी होती है, मतलब कि दोनों टाइप के प्रोसेस आपको उस लिस्ट में मिलेगी। सो वो लिस्ट पाने के लिए आप क्या करोगे, कंट्रोल ऑल्टर डिलीट, ठीक है। तो एक टास्क मैनेजर, उसको हम बोलते हैं टास्क मैनेजर, टास्क मैनेजर ओपन करोगे तब आपको सारे प्रोसेसेस का लिस्ट आउट आपको देखने के लिए मिलेगा, और उसमें यूज़र प्रोसेस और सिस्टम प्रोसेस दोनों टाइप के प्रोसेसेस होती हैं। सो अभी तक आपने देखा कि प्रोसेस क्या है और कितने टाइप के प्रोसेसेस अवेलेबल है, और प्रोसेस क्रिएट कब होती है और टर्मिनेट कब होती है। जब हम कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं तब हमें इतना तो पता होना ही चाहिए कि प्रोसेसेस इंटरनली वो किस तरह से मैनेज करता है। अब प्रोसेस जब क्रिएट होती है, जब मेन मेमोरी में आपका प्रोग्राम आता है, तब एग्जीक्यूशन के दौरान प्रोसेस क्रिएट होती है। अब प्रोसेस क्रिएट होती है तो नंबर ऑफ स्टेट्स के अंदर वो पास होगी, ठीक है। सो वो स्टेट्स कौन कौन से हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, न्यू, रनिंग, वेटिंग, रेडी एंड टर्मिनेट। सो ये 5 जो स्टेट में से आपका प्रोसेस का एग्जीक्यूशन पास होता है। अब किस तरह से देखते हैं। सो न्यू का मीनिंग क्या होता है, जो जैसे मैंने बोला कि सेकेंडरी मेमोरी में से मेन मेमोरी में जब भी प्रोग्राम आता है, ठीक है, तो एक वो कौन से स्टेट में बोला जाएगा, न्यू स्टेट में। तो न्यू स्टेट का मीनिंग है कि आपका यूज़ मतलब जो प्रोग्राम है उसका जो प्रोसेस है वो क्या होती है, क्रिएट होती है। मतलब कि जब भी आपका प्रोग्राम मेन मेमोरी में आता है तब हम उसको मानेंगे कि आपका प्रोसेस क्रिएट हुआ है। सेकंड, रनिंग। तो रनिंग मतलब कि आपका प्रोसेस का एग्जीक्यूशन चल रहा है। अब जैसे मैंने बोला था कि आपका प्रोसेस मतलब कि हमारे प्रोग्राम एग्जीक्यूट कौन करता है, प्रोसेसर, ठीक है। प्रोसेसर का काम है हमारे प्रोग्राम के अंदर जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं उसको एग्जीक्यूट करना, तो उसको हम बोलते हैं रन स्टेट, ठीक है। सेकंड है, थर्ड है वेटिंग। तो वेटिंग का मीनिंग है कि जब भी प्रोग्राम को कोई इनपुट आउटपुट डिवाइस की ज़रूरत है या कोई भी इवेंट की वेट करना है तब वो वेट करेगा। रेडी मतलब कि वो एग्जीक्यूशन के लिए रेडी है और प्रोसेसर का वेट कर रही है फॉर द एग्जीक्यूशन। और टर्मिनेट, इसका मीनिंग है कि जब भी प्रोसेस का एग्जीक्यूशन कंप्लीट होता है तब उसका टर्मिनेशन होता है, उसका वो प्रोसेस किल हो जाती है, ऐसा हम बोल सकते हैं। सो ये 5 स्टेट में से पसार होती है जब भी प्रोसेस क्रिएट होती है तब। तो अब इसको मैंने एक डायग्राम के थ्रू समझाया है कि कब कौन से स्टेट में से पहले आएगा प्रोसेस और कौन से स्टेट में से कौन से स्टेट में कब जाएगा, ठीक है। सो आप डायग्राम में देख सकते हो कि हमारे यहाँ पे डायग्राम में 5 स्टेट है। फर्स्ट है न्यू, रेडी, रन, वेट एंड टर्मिनेट, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेट है न्यू स्टेट। तो न्यू स्टेट जैसे मैंने बोला कि प्रोसेस जब एडमिट होती है सिस्टम के अंदर, मतलब कि मेन मेमोरी में जब एंटर होती है तब हम उस स्टेट को बोलेंगे न्यू स्टेट, ठीक है। सो यहाँ पे भी जैसे आप देखते हो कि हम अगर बस स्टॉप में खड़े हैं तो बस के लिए वेट करें, और बस के लिए भी कई जगह पे एक लाइन हमें दिखाई देती है, मतलब कि बस में कौन पहले जाएगा, कौन अंदर पहले जाएगा, कौन सा पैसेंजर दूसरा जाएगा, थर्ड जाएगा, तो उसके लिए एक लाइन मेंटेन होती है और जिसको हम क्यू भी बोलते हैं। सो न्यू स्टेट में भी यहाँ पे अगर हम मल्टीपल प्रोग्राम के साथ काम करते हैं तो यहाँ पे भी न्यू स्टेट में एक क्यू जनरेट होती है, ठीक है। तो उस क्यू को हम बोलते हैं, मतलब न्यू स्टेट में कोई जो क्यू जनरेट होती है उस क्यू को बोलते हैं प्रोसेस क्यू, या उस क्यू को हम जॉब क्यू भी बोलते हैं। इसका मीनिंग ये होता है कि वो क्यू में नंबर ऑफ प्रोसेसेस सिस्टम के अंदर एंटर हुई है और नंबर ऑफ प्रोसेसेस क्रिएट हुई है, ठीक है। सेकंड स्टेट है, आप देख सकते हो, सेकंड है रेडी स्टेट। तो रेडी स्टेट में मतलब कि
पहले आपका प्रोसेस न्यू स्टेट में जाएगा और उसके बाद में ही रेडी स्टेट में जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे भी वन बाय वन, जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि अगर हमें बस का वेट करना है तो बस के लिए भी वन बाय वन पैसेंजर जैसे बस के अंदर जाता है, ठीक है, वैसे ही यहाँ पे भी एक क्यू मेंटेन होता है। तो यहाँ पे भी दो टाइप की क्यू है। तो न्यू स्टेट में जो क्यू जनरेट होती है उसको हम बोलते हैं जॉब क्यू, और सेकंड है रेडी स्टेट में जो क्यू जनरेट होती है उसको हम बोलते हैं रेडी क्यू। अब यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज़ मैं दो प्रोग्राम के साथ काम कर रही हूँ, ठीक है। दोनों प्रोग्राम मैंने सी लैंग्वेज में लिखे हैं और दोनों प्रोग्राम को मैं एग्जीक्यूट कर रही हूँ। अब दोनों प्रोग्राम में सपोज़ प्रोसेसर मतलब कि सिस्टम जनरेट करता है नंबर ऑफ प्रोसेसेस। जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि जब भी आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करोगे एट दैट टाइम नंबर ऑफ प्रोसेसेस क्रिएट होती है। तो अगर आप दो प्रोग्राम के साथ काम करते हो तो नंबर ऑफ प्रोसेसेस क्रिएट करता है। अब कितनी प्रोसेस क्रिएट करेगा वो हमें डिसाइड नहीं करना है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरनली डिसाइड करेगा कि यहाँ पे इस प्रोग्राम का कितनी प्रोसेसेस क्रिएट करना है। अब यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि दो स्टेट में दो क्यू जनरेट होती है, तो यहाँ पे पहला जो स्टेट है न्यू स्टेट, तो न्यू स्टेट में जॉब क्यू में नंबर ऑफ प्रोसेसेस अरेंज होगी, ठीक है। दूसरा है रेडी, तो रेडी स्टेट में ऐसे प्रोसेसेस आती है जो एग्जीक्यूशन के लिए रेडी है और वेट कर रही है प्रोसेसर का, ठीक है। सो यहाँ पे भी न्यू स्टेट एंड रेडी स्टेट दोनों में एक क्यू मेंटेन होता है, ठीक है। सो न्यू स्टेट में जो क्यू मेंटेन होता है उसको हम बोलते हैं जॉब क्यू, और रेडी स्टेट में जो क्यू मेंटेन होता है उसको हम बोलते हैं रेडी क्यू। अब यहाँ पे जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, 5 प्रोसेसेस हैं P1, P2, P3, P4 एंड P5। तो सारे प्रोसेसेस पहले आएगी न्यू स्टेट में, ठीक है। वन बाय वन अगर वो एग्जीक्यूशन के लिए रेडी है, ठीक है, तो वो आ जाएगी रेडी स्टेट के अंदर।